गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको व्याकरण का तीसरा पाठ संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के नियम क्या हैं, संधि कैसे बनाते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, आदि आदि। संधि से पहले संधि से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में आपको जानना जरूरी है, कुछ विचार और जानना आपको जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले संधि में प्रयोग होने वाले स्वर, व्यंजन, विसर्ग आदि आदि के बारे में आपको पहले बता रहा हूँ। सुनिए। स्वर, सबसे पहले है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के हवा मुंह से बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी स्वर को उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। ये स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में 11 स्वर, अनार के अ से लेकर औरत का हो तक ये जो 11 हैं वर्ण, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋषिका। फिर से बता रहे हैं, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, अनार का अ, इमली का ई, उल्लू का उ और ऋषि का ऋ। ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर। जैसे कि इसका नाम है दीर्घ यानी बड़ा, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। फिर से बता रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आम का आ, ईक का ई, ऊन का ऊ, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का ओ। ये जो वर्ण है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन, जिसमें क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, झ, झ, निय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 है। टोटल जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। और श, श, स और ह, सर्जम का स, षट्कोण का स और सरोता का स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4। इसके आगे संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्री के छ, त्रिशूल के तरह, ज्ञानी के ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, अब मैं आपको संधि के बारे में बता रहा हूँ। संधि शब्द का मतलब होता है मेल, मिलाप है।
जोड़ना, दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो एक शब्द बनता है, जो दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो एक शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। हिम प्लस आलय, हिम प्लस ये बन जाएगा हिमालय। सत प्लस जन सज्जन, निह प्लस रस नीरस। तो यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे हिम प्लस आलय तो हिमालय बना, तो इसमें जो प्रथम हिम है, हिम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द आलय की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसी ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अर्थात मैं यूँ कहूँ, दो निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। दे प्लस आलय, देवालय, अ प्लस आ, इसमें अ और आ जुड़ा है, इससे क्या बना है? देवालय। यहाँ देव की अंतिम ध्वनि तथा आलय की प्रथम ध्वनि आ का मिलान हुआ है, इसके कारण से ये देवालय शब्द बना है। संधि हमेशा दो ध्वनियों, दो वर्णों के बीच होती है। संधि होने पर ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। संधि केवल ध्वनियों के मध्य होती है, शब्दों में नहीं होती। ध्वनियों का यह परिवर्तन पहली, दूसरी या किसी भी ध्वनि में या दोनों में भी हो सकता है। अब बताते हैं आपको संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिलाए गए वर्णों को, संधि के नियम द्वारा बनाए गए वर्णों को पुनः अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो संधि को तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। संधि युक्त शब्दों को, इस प्रकार हम कहें, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके उनको पूर्व स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तो इस प्रकार संधि के भेद के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ। संधि भेद के पहले मैं आपको विसर्ग के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए विसर्ग, ये विसर्ग का निशान, विसर्ग जो है इनका उच्चारण हा के रूप में होता है और यह व्यंजन के अंतिम में दो बिंदु के रूप में लगते हैं। दो बिंदु जो है वही विसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए प्रायः, ये व्यंजन के बाजू ये जो दो बिंदु लगे हैं यही विसर्ग। नमः, अतः, क्रमशः, ये सब विसर्ग कहलाता है। तो फिर से एक बार दोहरा दें, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे गज प्लस आनंद, गजानन। पर दन अधीन, बधीन। पराधीन। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो अब संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि व्यंजन संधि, दूसरा है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के 3 भेद हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। फिर से सुनिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय हिमालय। इसका और उदाहरण देखिए, महाधन इंद्र महेंद्र। शैल प्लस पीस शैलेश। वन प्लस औषधि वनौषधि। तो इस प्रकार जो स्वर संधि है और स्वर संधि में जो नियम है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संधि एक नियम से चलती है, संधि एक नियम से चलती है और उसी नियम के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसके स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। यहाँ अब स्वर संधि के भेद के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, अनार का, इमली का ई, उल्लू का उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इमली का ई, उल्लू का उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ संधि के रूप में आ, ई और ऊन का उ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। विद्या प्लस अर्थी, ये हो गया विद्यार्थी। तो आ प्लस आ प्लस आ, यहाँ पर आम की आ और अनार का आ मिला है और उसके मिलने से ये आ बना है। नियमानुसार दीर्घ संधि में आ प्लस आ को जोड़ा जाता है और उसका आ बनता है, इसका स्वरूप आ बनता है। ये आ की मात्रा, इसकी मात्रा इस प्रकार आ की। तो ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। उसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर देखो आ प्लस आ, आम के अ प्लस आम के अ इक्वल टू आम के अ, तो आ
विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब दीर्घ संधि में दूसरा देखिए रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहां पर इमली का ई, रविंद्र, यहां पर इमली का ई प्लस इमली का ई को मिलाकर क्या बना है, एक का ई बना। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, इमली का ई प्लस इमली का ई इज इक्वल टू एक का ई मतलब बड़े ई की मात्रा कौन सी लगेगी, यहाँ पर बड़े ई की मात्रा बन जाएगी। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र बन जाएगा। मुनि प्लस ईश मुनीश, ये भी इसी प्रकार होगा। मुनि प्लस मुनि प्लस ईश मुनिश, इमली का ई प्लस ईक का ई इज इक्वल टू ईक का ई, और इसकी मात्रा हो जाएगी बड़े ई की मात्रा। नदी प्लस ईस नदीस, तो नदी में द में बड़े ई की मात्रा लगा है, इसलिए यहाँ पहला बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई होगी, प्लस ईस में भी ईक का ई की मात्रा है, इसलिए ई प्लस ई बड़े ई प्लस बड़े ई इज इक्वल टू बड़े हैं, कुल मिलाकर ये बड़ा ई की मात्रा होगी नदीस की। तीसरे में देखो दीर्घ संधि का तीसरा रूप है गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ये दीर्घ संधि में ये कैसे बना है, ध्यान दीजिए। उ प्लस उ, यहाँ पर देखो उ प्लस उ इज इक्वल टू उन का उल्लू का उ प्लस उल्लू का उ इज इक्वल टू उन का उ। तो यहाँ पर और ये बड़े उ की मात्रा के रूप में हमारे सामने आता है। तो गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश और संधि के नियम के अनुसार ये उल्लू का उ प्लस उल्लू का उ इज इक्वल टू उन का उ, अर्थात बड़े उ की मात्रा के रूप में आए। अब देखिए सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, और इसमें पहला उल्लू का उ प्लस उन का उ इज इक्वल टू उन का उ, बड़े उ की मात्रा बड़े उ के रूप में होगा। इस प्रकार अब ख नंबर में आपको गुण संधि के बारे में बता रहा हूं। ये दीर्घ संधि खत्म हुई, अब गुण संधि ख नंबर में है गुण संधि। स्वर संधि के भेद के रूप में अब 5 भेद के रूप में दूसरा इसका भेद है ख नंबर गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझ लें, आपको फिर आसान हो जाएगा समझने के लिए। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अनार का अ या आम का अ के आगे इमली का ई या ईक का ई, उल्लू का उ या ऊन का उ अथवा ऋषि का रे स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, महेंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, इसका हो जाएगा महेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र, इसमें आ प्लस ई लगा है और ये ए बना, ए
ये मतलब ये वाला, ठीक। तो गुण संधि में महा प्लस इंद्र महेंद्र, और महेंद्र शब्द में आ प्लस ई, आम के आ प्लस इमली का ई इज इक्वल टू ए है शब्द वर्ण बना है। उसी प्रकार रमेश, रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, इसमें देखिए आ, आम के आ प्लस इकाई, और ये बना है ए रमेश। उसी प्रकार महोत्सव, एक शब्द देखिए महोत्सव, गुण संधि में एक और उदाहरण बता रहे हैं महोत्सव, महाप्लस उत्सव, इसमें देखिए आम के आ प्लस उल्लू का ओ इज इक्वल टू ओ बना, ये ओ बना, तो ये बना है महोत्सव, ओ की मात्रा, इस प्रकार यहाँ ओ की मात्रा लगी। उसी प्रकार महर्षि देखिए महा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ प्लस ऋषि करी इज इक्वल टू अप है, महर्षि रेफरा के रूप में जो आता है वो महर्षि बना। अब वृद्धि संधि के बारे में, तीसरे वृद्धि संधि के बारे में आपको बता रहा हूं। स्वर संधि का एक तीसरा रूप है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। वृद्धि संधि जब अनार का आ या आम के आ के बाद एड़ी का ए, ऐनक का ए या ओखली का ओ या औरत का ओ स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐनक का ए और औरत का ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। संधि में नियमों के आधार पर और नियमों के अनुसार चलना होता है, तभी संधि बनती है। संधि में हमेशा नियमों का पालन होता है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण देखिए, सदैव, सदा प्लस ए, सदा प्लस ए सदैव, सदा प्लस एम सदैव, इसमें आ और ए, इसमें क्या होना है, आ प्लस ए मिलकर ए बना। सदैव शब्द में आम के अ प्लस एडी का ए मिलकर ऐनक का ए बनाते हैं, और इसका उदाहरण है सदा प्लस एम सदैव। एक और उदाहरण, एक कैक, एक प्लस एक, एक प्लस एक एक हुआ, अ प्लस ए मिलकर ए बने हैं, और इसमें सदैव एक शब्द देखिए, सदैव, सदा प्लस एव सदैव, तो सदा में देखो आ, आम के अ प्लस एडी का ए, दोनों मिलकर ये ऐनक का ए बनाए हैं, जिससे सदैव शब्द बना। अब इस उदाहरण के बाद हम आपको आगे वाली संधि के बारे में बता रहे हैं। आगे की संधि है घ नंबर यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, इसको देखिए पहले। परिभाषा, यदि इमली का ई, ईक का ई, उल्लू का उ, ऊन का उ और ऋषि का रि के बाद भिन्न स्वर आए, तो इमली का ई, ईक का ई या उल्लू का उ या ऊन का उ का व और ऋषि का र हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर
यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ये हो जाएगा यद्यपि। यहाँ इमली का ई प्लस अनार का आ मिलकर यह बना इत्यादि, इति प्लस आदि। यहाँ पर इमली का ई प्लस आम का आ जुड़ा है और ये या शब्द बना है। उसके बाद प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक में देखिए इमली का ई प्लस एडी का ई मिलकर ये बने। और स्वागत में देखिए सु प्लस आगत, स्वागत, तो ये उल्लू का उ प्लस आम के अ मिलकर वाह शब्द का उच्चारण कराते हैं। इस प्रकार ये यण संधि कहलाता है। इसके बाद देखिए यण संधि के बाद अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखल का ओ, औरत का ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर एड़ी का ए का अय, ऐनक का ए का आय, ओ का औ तथा औ, औरत के औ का आओ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि का उदाहरण देखिए। नयन, नयन, नयन है ने प्लस अन, ने प्लस अन, टू नयन बना है। और ये शब्द बना है देखो ए प्लस अ, ए प्लस अ से बना है आया है। तो नायक एक शब्द है नायक, नय प्लस अक, इसमें ऐड यानी ऐनक का ए प्लस अ मिलकर आय बना है, तो ये बनता है नायक। इसके अलावा देखिए भवन, भो प्लस अन, भो प्लस अन भवन कहलाता है। औरत ओखल का ओ प्लस अ मिलकर अव बनाते हैं जिससे भवन शब्द बनता है। पावक, ओ प्लस अक, पावक, इसमें औरत का ओ प्लस अनार का अ मिलकर आव बनाते हैं। इस प्रकार ये स्वर संधि का है। अब दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं पहले ये समझिए। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बनते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। कलम के क से लेकर हल का ह तक हिंदी में 33 व्यंजन हैं। व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में आते हैं। जैसे क, घ, घ, अंग ये क वर्ग में आते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसको पहले समझिए। व्यंजन ध्वनि के बाद, व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उसके मेल से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यानी व्यंजन में, व्यंजन संधि में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। तो व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से उसका मेल होने पर उस व्यंजन को होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर।
व्यंजन से, फिर से सुनिए, व्यंजन वर्ण का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से, व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, कुछ भी हो सकता। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं व्यंजन प्लस स्वर। सदुपयोग एक शब्द है सदुपयोग। इसमें देखो सब प्लस व्यंजन प्लस स्वर। यहाँ क्या हुआ है, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर लगाए हैं। सदुपयोग में सद प्लस उपयोग इसका टू सदुपयोग बना है। इसमें व्यंजन प्लस स्वर मिला है जिससे यह सदुपयोग शब्द बना है। संजन, सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन, सज्जन शब्द में सत प्लस जन, समझे विच्छेद करेंगे, सत प्लस जन बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, व्यंजन के साथ व्यंजन मिला, तो ये क्या बना है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण बना है। अब संजन व्यंजन और स्वर का देखिए, दिगंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर। यहां पर देखिए दिग प्लस अंबर दिगंबर, या दिगंबर शब्द में क प्लस अ मिलकर ग बना है। वागिश, वाक प्लस इश, वागिश, यहाँ क प्लस इक का ई गी शब्द का के रूप में आया। तदाकार, तत् प्लस आकार, यहाँ त प्लस आ मलकर ता बने, तो व्यंजन और व्यंजन का मेल। अब हम बता रहे हैं व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो सबसे पहले मैंने आपको व्यंजन और स्वर का मेल बताया, अब बता रहे हैं व्यंजन और व्यंजन का मेल। जैसे उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति शब्द कैसे बना है देखो, संधि के नियम अनुसार उत प्लस नति, प्लस नति, ये बनेगा उन्नति। इसमें त प्लस न मिलकर न बने हैं, इसमें क्या बना है, उन्नति। और यहाँ पर त प्लस न मिलकर न, इस प्रकार उन्नति एक शब्द है। उन्नति व्यंजन में व्यंजन का मेल हुआ है, उन्नति शब्द बना है, इसका संधि विच्छ होता है उत प्लस नति, इसमें त प्लस न मिलकर न बनना, न डबल न, उन्नति। उसी पर सज्जन, सत प्लस जन, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ है। तल्लीन, तत प्लस लीन, तल्लीन, त में ल लगा है तो डबल ल बना, तो उच्चारण उत प्लस चारण, यहाँ त में च मिला है और डबल च बना है। उल्लास, उत प्लस लाश, उल्लास, उल्लास शब्द में त प्लस ल मिलकर डबल ल बना है। और सचरित्र, सत प्लस चरित्र, सचरित्र,
इसमें त प्लस च मिलकर डबल च बना। इस प्रकार यह व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब हम आपको अंतिम विसर्ग संधि के बारे में बता रहे हैं। विसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया है। विसर्ग किसे कहते हैं? ये विसर्ग व्यंजन के अंत में जो दो बिंदु लगते हैं, किसी भी व्यंजन के अंत में जो बिंदु लगते हैं ये विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग संस्कृत के शब्दों में ज्यादातर लगते हैं और ये इसका चिन्ह है दो बिंदु और इसका प्रयोग हमेशा शब्द वर्ण के अंत में होता है, जैसे प्रायः, प्रातः, नमः, क्रमशः आदि। तो अब हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से उनका मेल होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से सुनिए। जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से उनका मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह इस प्रकार के परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। निर्मल, एक शब्द देखिए निर्मल, ये कैसे बना है? देखो, नीह प्लस मल, निर्मल। और संधि के नियमानुसार ये किस प्रकार किस रूप में आएगा उसको भी बता रहे हैं। इससे पहले आप निर्जन के बारे में देख लीजिए। निह प्लस जन, निर्जन। तो निह प्लस जन, निर्जन में देखिए विसर्ग के साथ, ये विसर्ग है, निह प्लस जन। तो ये पहले में निह, न में देखिए तो विसर्ग, नी शब्द में देखो विसर्ग लगा। तो और ये जन, ये जो जन शब्द है, ये जन शब्द व्यंजन है। विसर्ग में व्यंजन का मेल हुआ, तो निर्जन में विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हुआ है। और एक और उदाहरण दुरुपयोग देखिए, दुरुपयोग। दुर प्लस उपयोग, ये है दुरुपयोग। यहाँ पहले देखिए विसर्ग, द के आगे भी विसर्ग लगता है। दो बिंदु लगे हैं जो विसर्ग के रूप में आए हैं। तो पहला विसर्ग है, उसके बाद उपयोग जो है वो स्वर है। उपयोग है जो है वो स्वर में आया है। विसर्ग प्लस स्वर मिले हैं तो दुरुपयोग शब्द बना है। दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग कहलाता है। इस प्रकार देखिए मन प्लस जह, मनोज। यशः प्लस दा, यशोदा। निराशा में देखो निह प्लस आशा, निराशा। निश्चय शब्द में देखिए निह प्लस चय, निश्चय। दुर्गंध में देखिए दुह प्लस गंध, दुर्गंध। सरोवर में देखिए सरह प्लस वर, सरोवर। सरोज में देखिए सरह प्लस ज, सरोज। निर्बल, निर्बल शब्द निह प्लस बल, निर्बल। नमस्ते में देखिए नमः प्लस ते, नमस्ते। निरुत्तर में देखिए निह प्लस उत्तर, निरुत्तर। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं।
संधि विषय को समझने के लिए आपको बार बार पुस्तक से पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार इस विषय को आप पुस्तक से पढ़ेंगे, उसके नियम को जानेंगे, तब आपको ये धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। इसको समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है और नियमों को समझना पड़ता है। आप नियम को जितना समझेंगे उतना आपको जल्दी जल्दी ये समझ में आएगा। तो नियमों को समझ लेने के बाद संधि बहुत आसान हो जाती है। आपकी किताब में संधि के बारे में विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप उसको ध्यान देकर पढ़िए और बार बार पढ़िए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यदि कुछ भी समझ ना आए तो स्कूल खुलने पर आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरा लेसन पढ़ा रहे हैं। इसके बाद चौथा नंबर लेसन आता है शब्द विचार। आइए शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश